अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खलील अहमद। आज के लेक्चर के अंदर हम सीआरपीसी 1898 के थर्ड टॉपिक ट्रायल्स को कवर करेंगे। इसमें हमने सेक्शन 241 से लेके 265 एन तक कवर करना है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 20 ट्रायल ऑफ केसेस बाय मजिस्ट्रेट्स। सेक्शन 241 प्रोसीजर इन ट्रायल ऑफ केसेस। द मजिस्ट्रेट्स शैल फॉलो द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस चैप्टर व्हाइल ट्राइंग केसेस। मीन इस चैप्टर के अंदर जो ट्रायल्स के प्रोसीजर मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग ही केसेस को ट्राई किया जाएगा। किसी और मेथड से केसेस को हैंडल नहीं किया जाएगा। सेक्शन 241 ए सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड मीन मुल्जिम जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है उसको अक्यूज्ड कहा जाता है। In cases based on a police report, except summary trials or offences punishable with fine or imprisonment up to 6 months, the accused must be given free copies of statements of all witnesses recorded and the inspection note prepared by the investigation officer on his first visit to the place of occurrence. इसमें ये कहा जा रहा है कि पुलिस रिपोर्ट की बेस पे जो केस तैयार होते हैं और उनके अंदर विटनेसेस की जो स्टेटमेंट मीन के जो गवाहान होते हैं उनके बयानात जो रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब वो मौका पे जाके इंस्पेक्शन करता है, तलाशी लेता है, सर्चेज़ करता है, तो उसकी बेस पे वो एक इंस्पेक्शन नोट भी तैयार करता है, तो जो कि वो उस केस का हिस्सा होता है। तो ये सारी कॉपीज़ जो हैं अक्यूज़ को फराहम की जाएँगी, मुल्ज़िम को फराहम की जाएँगी ताकि उसको भी पता हो कि इस केस के अंदर क्या है, मेरे ऊपर कौन-कौन से इल्ज़ामात लगे हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि समरी ट्रायल्स और ऑफेंसेस पनिशेबल विद फाइन और इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ। तो अगर किसी को 6 महीने की कैद हुई है या कोई फ़ाइन है या समरी ट्रायल के केसेज़ हैं, तो उनकी कॉपीज़ फ्रीली नहीं दी जाएँगी। तो ये बाकी जो केसेज़ हैं, उनकी बात की जा रही है, वो अक्यूज़्ड को फ्रीली दी जाएँगी। दीज़ कॉपीज़ मस्ट बी गिवन टू द अक्यूज़्ड एट लीस्ट 7 डेज़ बिफोर द ट्रायल बिगिन। ये जो कॉपीज़ हैं, ये ट्रायल के शुरू होने से 7 दिन पहले जो है, उसको दे दी जाएँगी ताकि उसको पता हो कि मेरे ऊपर कौन से इल्ज़ामात लगे हैं, वो उस हवाले से खुद को रेडी कर सके। Note: If any part of a statement under Section 161 is such that disclosing it would be against public interest, that part may be excluded from the copy given to the accused. अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि उनके अंदर इंफॉर्मेशन काफ़ी सेंसिटिव होती है। लेट्स सपोज कोई रिलीजन के हवाले से या कोई सोसाइटीज़ के हवाले से या कोई टेररिज्म का केस है, उस हवाले से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि सबको नहीं बताई जा सकती, इवन अक्यूज़ को भी नहीं बताई जा सकती। क्योंकि अब जो अक्यूज़ को दी जाएगी उसकी तो कोई मतलब कोई भी ये मतलब तय तो नहीं होगा ना कि वो किसी को ना बताए, वो आगे किसी को इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो उस पार्ट को कॉपी से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो रिमूव कर दिया जाएगा, वो उसको नहीं दिया जाएगा। सबसेक्शन 2 इन रिटन कंप्लेंट केसेस द कंप्लेनेंट कंप्लेनेंट मीन ऐसा पर्सन जो शिकायत कर रहा है, जो कंप्लेन कर रहा है, उसको कंप्लेनेंट कहा जाता है। मस्ट इन द पिटिशन ऑफ कंप्लेंट स्टेट, तो मतलब जो पर्सन कंप्लेंट कर रहा है अ, उसकी जो मतलब एप्लीकेशन होगी, जो वो रिटन कंप्लेंट देगा, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो सब्सटेंस ऑफ एक्यूज़ेशन, मतलब जो चार्ज है, जो उसने मतलब उसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाना चाह रहा है, उसकी क्या मतलब कंडीशन है, उसकी क्या इंटेंशन है, मतलब जो भी चीज़ है, वो एक्यूज़ेशन मतलब जो इल्ज़ाम लगाना चाह रहा है, वो सारी चीज़ मेंशन करेगा। इसके अलावा नेम ऑफ विटनेसेस, जो गवाहान हैं, उनके नेम मेंशन करेगा। इसके अलावा द जिस्ट ऑफ एविडेंस टू बी प्रोड्यूस्ड, जो एविडेंस उसको लगता है कि इस बुनियाद पे मैं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसका एक क्रक्स, जिस्ट कहते हैं क्रक्स को, या फिर कोई आप ये कह लें ओवरव्यू या समरी, वो सारी प्रोवाइड करेगा। विद इन 3 डेज़ ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर अंडर सेक्शन 204 इश्यू ऑफ प्रोसेस, जो केस को डील करता है सेक्शन 204, फाइल इन कोर्ट एज मैनी कॉपीज ऑफ द कंप्लेंट एंड ऑर्डर द डॉक्यूमेंट्स एज द नंबर ऑफ अक्यूज्ड पर्सन्स सो दैट ईच अक्यूज्ड कैन बी गिवन अ कॉपी। मतलब कोर्ट जब ऑर्डर देगी कि आप ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करें, ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, तो लेट्स सपोज हम अज्यूम करते हैं कि कंप्लेनेंट ने 3 या 4 पर्सन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, तो वो जो 3 या 4 पर्सन सारे अक्यूज़्ड हैं, अब कोर्ट को वो 3 से 4 कॉपीज़ ही प्रोवाइड करेगा ताकि वो जो 3 या 4 पर्सन्स हैं, उनको भी वो सारी कॉपीज़ भिजवाई जा सकें। ये ना हो कि उनको मज़ीद प्रिंटिंग करनी पड़े। तो बेसिकली ये है कि जितने भी पर्सन्स होंगे, जितने मतलब जिनके खिलाफ उसने इल्ज़ाम लगाया है, उतनी कॉपीज़ वो प्रोवाइड करेगा। आगे है एक्सेप्शन, दिस डज़ नॉट अप्लाई इफ द कंप्लेंट इज़ मेड बाय अ कोर्ट और अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग ऑफिशियली। इसमें हमने ये देखा था कि कंप्लेनेंट वो इस चीज़ का पाबंद होता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट जो भी एविडेंसेस होते हैं वो देने का पाबंद होता है। लेकिन अगर कंप्लेनेंट
खुद जो है वो कोर्ट हो। अब कोर्ट तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेगी, अब कोर्ट के पास तो ये सारी चीज़ें खुद होती हैं, मतलब वो खुद डिसीजन लेती है। अगर वो ये खुद कह दे कि इसका मामला जो है सुना जाए, तो वो उससे ये सारी चीज़ें नहीं मांगी जाएंगी, उनके पास ऑलरेडी जो है वो प्रूफ होते हैं, तो उनको ये मतलब ये उस पर ये अप्लाई नहीं होता रूल। 242 charge to be framed. When the accused appears or is brought before the magistrate shall frame a formal charge relating to the offence. मतलब जो offence है, जो मतलब जुर्म है, उसके हवाले से जो फॉर्मल चार्ज होता है, जो भी सज़ा है, वो फ्रेम करेगा। The accused shall then be asked whether he admit committing the offence with which he is charged. तो फिर जो अक्यूज्ड है, जो मुल्ज़िम है, उससे पूछा जाता है कि क्या आप अपना जुर्म कबूल करते हैं या नहीं। 243 Conviction on admission of trust of accusation. If the accused admits the offence, अगर accused जो है वो अपना जुर्म मान लेता है कि मैंने वाकई ये जुर्म किया है, his admission must be recorded. उसका बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है। If he shows no sufficient cause why he should not be convicted, the magistrate may convict him on the basis of admission. तो अगर तो वो मान लेता सीधा-सीधा कि बिल्कुल मैंने ये जुर्म किया है। अगर वो कहता है कि नहीं, मतलब ये मैंने ये जो है वो जुर्म नहीं किया, लेकिन वो कोई प्रूफ़ नहीं दे पाता कि उसने ये जुर्म किया या नहीं किया, या उसको कन्विक्ट किया जाए, मतलब हिरासत में लिया जाए, क्यों ना लिया जाए। तो उस हवाले से वो कोई तसल्ली बख्श अपने हवाले से कोई प्रूफ़ नहीं दे पाता, सफाई में कुछ एविडेंसेस नहीं दे पाता। तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको हिरासत में भी ले सकता है। फिर आगे मामला जो भी ट्रायल का है वो चलेगा। Section 244 Procedure 1 No such admission is made if the accused does not admit guilt or if the magistrate does not convict him on the admission. अगर मुल्ज़िम अपना जुर्म कबूल ना करे, या अगर वो अपना जुर्म कबूल भी कर ले, तो मजिस्ट्रेट उसको कन्विक्ट ना करे, मीन के मुजरिम ना ठहराए, तो फिर ट्रायल का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अगर मुल्ज़िम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो मजिस्ट्रेट उसको मुजरिम मीन के कन्विक्ट क्यों नहीं कर रहा? उसकी बेसिक वजह ये है कि सम टाइम लोगों को कंपेल किया जाता है कि आप ये जुर्म कबूल करें, हालांकि वो इनोसेंट होते हैं, वो बेचारे वीक होते हैं, लेकिन कुछ पावरफुल लोग जो होते हैं उनके ऊपर कोई घटिया सा इल्ज़ाम लगा के उनको सज़ा दिलवाना चाहते होते हैं। वो कहते हैं कि आप अपना जुर्म कबूल करें, वरना हम आपकी फैमिली को तंग करेंगे। तो वो फिर मजबूरन जो है अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, हालांकि उन्होंने नहीं किया होता वो जुर्म। तो इस सेंस में अगर मजिस्ट्रेट को फ़ील होता है कि ये इनोसेंट लग रहा है, ये मतलब मुजरिम नहीं लग रहा, तो फिर एक ट्रायल शुरू हो जाता है। एक तो ये कंडीशन है, दूसरी ये है। तो फिर ट्रायल किस तरह से होता है? सबसे पहले देखें, मजिस्ट्रेट शैल हियर द कंप्लेनेंट एंड टेक ऑल एविडेंस प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन कहते हैं मुकदमा चलाने का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसको कहा जाता है। तो मेन जो कंप्लेनेंट होता है, जो शिकायत करता है, उसकी बात सुनी जाती है, और प्रोसिक्यूशन के हवाले से जितने भी एविडेंसेस चाहिए होते हैं, उनको ले लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हमने देखा कंप्लेनेंट, इसकी बात सुनेगी, अब यहाँ पे अक्यूज़ की बात भी सुनी जाएगी, और वो अपने डिफेंस में जितने भी एविडेंसेस देना चाहता है, तो वो भी मजिस्ट्रेट जो है लेगा, ताकि उसको भी मतलब पूरा हक दिया जाए कि वो अपनी सफाई में जो कुछ कहना चाहता है वो कह सके। एक्सेप्शन इसमें क्या है? इफ द कंप्लेंट वाज मेड बाय अ कोर्ट, द मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड टू हियर एनी पर्सन एज कंप्लेनेंट। तो सेम बात जो हमने पहले देखी थी कि अगर कोर्ट की तरफ से कोई कंप्लेंट आती है, तो ये रूल्स उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते। सबसेक्शन 2 द मजिस्ट्रेट में ऑन एप्लीकेशन ऑफ आइदर द कंप्लेनेंट और द अक्यूज्ड इशू समन्स टू एनी विटनेस रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट अदर थिंग। यहाँ पे विटनेस मीन जो गवाह होते हैं, चाहे वो कंप्लेनेंट की तरफ से या अक्यूज़ की तरफ से, मजिस्ट्रेट उनको भी बुला सकता है और उनको कह सकता है कि अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट हैं जो आप कंप्लेनेंट की मतलब के हवाले से या अक्यूज़ के हवाले से देना चाहते हैं, तो आप प्रोड्यूस करें, आप हमें दें। बिफोर समनिंग अ विटनेस ऑन सच एप्लीकेशन, द मजिस्ट्रेट may रिक्वायर दैट his reasonable expenses for attending the trial be deposited in court. ये जो ट्रायल की जो मनी होगी ना, बेसिकली ये विटनेस को दी जाती है। अब विटनेस का तो ये कसूर नहीं है ना कि वो आके यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करे। ट्रैवल का खर्चा है, वो उसने फिर घर छोड़ के आना है, तो वो आखिर क्यों ऐसा करेगा? अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो सिर्फ़ इनके लिए कर रहा है कि ये जो मामला है, ये जो केस है, ये सॉल्व हो सके। इनके दरमियान जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी इश्यूज़ हैं, वो हल हो सके, मतलब पता चल सके कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। तो फिर मजिस्ट्रेट ये कहता है, चाहे इनकी तरफ से हो या इनकी तरफ से, कि आप मनी डिपॉज़िट करें, जो कि विटनेस को दी जाती है। लेकिन ये किस तरह दी जाती है, इसका प्रोसेस आगे आएगा। एक्सेप्शन क्या है इसमें?
If the accused is charged with an offence punishable by imprisonment of more than 6 months, he does not need to deposit such expenses. अगर उसको जो अक्यूज्ड है, जो मुल्जिम है, उसको 6 मंथ से ज़्यादा की कैद हो गई है, इम्प्रिजनमेंट हो गई है, तो फिर ये डिपॉजिट जो है उससे नहीं लिए जाते। सेक्शन 244A स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 164। ए विटनेस स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी, जो कि मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, मे बी ट्रीटेड एज एविडेंस इफ मेड इन प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड। अगर ये अक्यूज्ड के सामने मतलब वो जो है एविडेंस लिए गए हैं, जो मतलब वो विटनेस होता है, जो गवाह होता है, उसकी मतलब सामने मौजूदगी में जो मुल्जिम होता है उसके सामने जो है वो बयानात देता है, जो भी एविडेंसेस वो प्रोवाइड करना चाहता है वो देता है। अक्यूज्ड हैड नोटिस ऑफ इट एंड चांस टू क्रॉस एग्जामिन। तो फिर अक्यूज जो है उसके ऊपर अगर कोई लेट्स सपोज कोई मजीद मतलब वो बयानात देता है, कोई एविडेंस देता है, तो अक्यूज कहता है नहीं आप गलत बात कर रहे हैं, फिर उससे वो क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकता है, ये भी अगर उसको मौका दिया जाए मुल्जिम को, और विटनेस इज प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड इन द कोर्ट, और ये सारा मामला जो है कोर्ट के अंदर हो, तो फिर क्या होगा, जो है ये मतलब इनको भी एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। मतलब जो विटनेस होता है उसकी स्टेटमेंट को भी एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जाएगा, लेकिन ये फॉर्मेलिटी सीन पूरी होनी चाहिए, तब जो है उसकी एविडेंस को माना जाएगा। सच एविडेंस विल बी सब्जेक्ट टू द कानून शहादत 1984, लेकिन ये जो एविडेंसेस हैं ये कानून शहादत 1984 के अंदर चैलेंज होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही ये मतलब एविडेंसेस लिए जाएंगे। सेक्शन 245 एक्विटल। If after evidence and examination magistrate finds accused not guilty, he shall record an order of acquittal। अगर दौरान एग्जामिनेशन मतलब जो भी वो ट्रायल चल रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, प्रोसीडिंग हो रही थी, जो है प्रोसिक्यूशन चल रही थी, उस दौरान मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो अक्यूज़्ड है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, इसके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हो रहा, तो फिर उसको बरी कर दिया जाता है। एक्विटल मीन बरी। तो फिर ऑर्डर ऑफ एक्विटल जारी कर दिया जाता है, तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है जो कि अक्यूज्ड होता है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया होता है। कन्विक्शन। इफ़ अक्यूज्ड इज़ फाउंड गिल्टी। अगर जो मुल्ज़िम है जुर्म साबित हो जाता है उसके ऊपर, फिर क्या होगा, मजिस्ट्रेट शैल पास सेंटेंस, सेंटेंस मीन पनिशमेंट, अकॉर्डिंग टू लॉ, जो भी उसके ऊपर सज़ा बनती है वो अकॉर्डिंग टू लॉ लगा दी जाएगी। एक्सेप्शन देखें, इफ़ मजिस्ट्रेट थिंक्स पनिशेबल बियॉन्ड हिज पावर मे प्रोसीड अंडर सेक्शन 349 रेफर टू हाई कोर्ट। अगर कोई जो जुर्म है वो बहुत बड़ा है, तो मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये मेरी मतलब पावर से ज़्यादा का मतलब ये कोई केस है, तो फिर इसको हाई कोर्ट के तरफ रेफर कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 349। सेक्शन 245A प्रोसीजर इन केस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन। इफ़ द अक्यूज्ड इज़ चार्ज विद द प्रीवियस कन्विक्शन। अगर पहले भी उसके ऊपर कोई जुर्म साबित हो चुका है, मतलब कुछ 3 साल पहले उसने कोई चोरी की है, तो उसकी बात की जा रही है, मतलब पहले वाला अगर कोई जुर्म है, तो फिर क्या होगा, इफ़ अक्यूज्ड डिनाइज इट magistrate may take evidence of prior conviction after convicting him under section, ये वाले जो कि प्ली और ट्रायल के हवाले से हैं। तो ये आपने याद नहीं करने, बस ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने साथ में उनके जो हवाला जात हैं वो भी ऐड कर दिए हैं ताकि आपको आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मजिस्ट्रेट मस्ट देन रिकॉर्ड अ फाइंडिंग ऑन द प्रेयर कन्विक्शन। तो यहाँ पे कोई बात नहीं की गई कि इस हवाले से क्या सज़ा होगी, बस ये कहा जा रहा है कि अगर उसकी पहले कोई कन्विक्शन है, तो इससे ये है कि अदालत को आसानी रहती है कि उसे, अगर ये मतलब कोई आदी मुजरिम है, इसने पहले भी जुर्म किया है, ये पहले भी सज़ा भुगत चुका है, तो उस हवाले से फिर जो कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट है, उसको आसानी रहेगी कि वो केस को आसानी से डील कर सकता है। तो लेकिन ये नहीं बताया गया कि उसकी सज़ा क्या होगी, सिर्फ इतना ये बताया गया कि अगर उसने पहले कोई कन्विक्शन की है, अगर वो डिनाई करता है, तो मजिस्ट्रेट के पास पूरा मतलब वो इख्तियार है, उनके पास तो रिकॉर्ड होता है ना, पुलिस के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर भी रिकॉर्ड होगा, जो मजिस्ट्रेट ने पहले कोई फैसला किया है उसके अंदर भी रिकॉर्ड होगा, तो वो रिकॉर्ड चेक कर लिया जाएगा कि वाकई ही इसने पहले कोई जुर्म किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। 246 ये ओमिट हो चुका है। 247 नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट। जिसने शिकायत की है, जो कंप्लेंट कर रहा है, अगर वो हाजिर ना हो तो फिर क्या मामला होगा। इफ a summon case is started on a complaint and on the hearing date or on any adjourned date, मतलब जो अगर वो डेट मुलतवी भी हो गई हो, पहले 3 तारीख थी फिर 10 तारीख कर दी गई, तो किसी भी डेट में वो नहीं आया जिसने कंप्लेंट की, द कंप्लेनेंट डज नॉट अपेयर देन द मजिस्ट्रेट शैल एक्विट द अक्यूज्ड। जिसके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा है उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको बरी कर दिया जाएगा।
एक्सेप्शन इसमें क्या है, 2 कंडीशन है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन, इफ द कंप्लेनेंट इज अ पब्लिक सर्वेंट, कोई जो है सरकारी मुलाजिम है, and his appearance attendance personal attendance is not required, the magistrate may disperse with his attendance and proceed with the case। मतलब अगर वो कोई पब्लिक सर्वेंट है तो ज़ाहिर है वो कहीं ड्यूटी भी दे रहे होते हैं, तो उनकी मजबूरी होती है। और मतलब मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसकी जो अटेंडेंस है वो ज़रूरी भी नहीं है, तो फिर मजिस्ट्रेट उसकी मौजूदगी के बगैर ही केस को प्रोसीड करेगा, उसको आगे चलाएगा। एक तो ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई इन द ऑफेंसेस चार्ज इज कॉग्निजेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। तो कॉग्निजेबल आपको पता है ये भी सीरियस होते हैं, ऐसे केस होते हैं जिनके लिए वारंट की ज़रूरत नहीं होती, उनको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाता है। या फिर नॉन कंपाउंडेड, जो कि बहुत सीरियस होते हैं, इनका नॉट भी प्राइवेटली सेटल्ड। तो इसके लिए ये किसी को ये मतलब ये नहीं है कि फिर वो ना आए, उनको आना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि प्राइवेटली सेटल्ड ये क्या चीज़ है? अब यहाँ पे देखें, गाँव के अंदर कुछ ऐसे केसेज़ होते हैं, लेट्स सपोज़ किसी बच्चे के साथ ज़्यादती हो गई है या कोई ऐसा और मामला हो गया है, तो जो गाँव के लोग होते हैं वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कहते हैं कि हम इस मामले को कोर्ट के अंदर नहीं लेके जाते। हम इनको प्राइवेटली सेटल कर लेते हैं, कोई जो बच्ची के वालिदैन हैं उनको कोई कंपनसेशन दे दी जाती है या उस मामले को दबा दिया जाता है। लेकिन क्योंकि ये केस बहुत सीरियस है, उस बच्ची के साथ जो ज़्यादती हुई है, उसको तो इंसाफ़ ना मिला ना, तो इस तरह के केसेस के लिए जो मुजरिम होते हैं, वो ये नहीं कह सकते कि हम नहीं आएँगे, उनको आना पड़ेगा। इस ये सेकंड कंडीशन है, इसके लिए कोई छूट नहीं है। Section 248, withdrawal of complaint at any time before passing the final order in a case under this chapter, if the complainant satisfies the magistrate that there are sufficient grounds for withdrawal of the complaint, the magistrate may permit him to withdraw and thereupon acquit the accused। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कंप्लेनेंट में जिसने शिकायत की है, अगर वो मजिस्ट्रेट को ये कहे कि मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहता हूँ और साथ में वो सफिशिएंट रीजन मेंशन करे, लेट्स सपोज वो ये कह सकता है कि मेरी अक्यूज के साथ सुलह हो गई है, अब हमारे दरमियान कोई एनमिटी नहीं है, तो फिर मजिस्ट्रेट की इजाज़त के साथ वो कंप्लेंट वापस ले सकता है और इसी के साथ जो अक्यूज है, मीन के जो मुलजिम है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, वो बरी कर दिया जाएगा। सेक्शन 249, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स व्हेन नो कंप्लेंट इन केसेस नॉट स्टार्टेड ऑन अ कंप्लेंट, फॉर एग्जांपल पुलिस रिपोर्ट, मतलब इसमें कोई प्राइवेट पर्सन कंप्लेंट नहीं कर रहा है बल्कि पुलिस की कोई रिपोर्ट है, देन ए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और एनी अदर मजिस्ट्रेट विद द सैंक्शन ऑफ द सेशन जज, एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा या कोई और मजिस्ट्रेट होगा जिसको सेशन जज की अप्रूवल होगी, मतलब उसकी सैंक्शन होगी, मे एट एनी टाइम ऑफ प्रोसीडिंग्स स्टॉप द प्रोसीडिंग्स। तो ये जो मजिस्ट्रेट हैं, ये ट्रायल की प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं विदाउट गिविंग जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन एंड रिलीज द अक्यूज। लेकिन उनके पास ये पावर नहीं है कि वो जो अक्यूज है उसको अक्विटल या फिर उसकी कन्विक्शन के हवाले से कोई जजमेंट पास करें। वो सिर्फ उसको वक्ती तौर पे रिलीज़ कर सकते हैं, मतलब उसको स्टॉप करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, मतलब प्रोसीडिंग भी जस्ट स्टॉप होगी और इसी तरह जो अक्यूज़्ड है उसको जस्ट रिलीज़ किया जाएगा, डिस्चार्ज किया जाएगा। मतलब उसको मुकम्मल तौर पे बरी नहीं किया जाएगा और ना ही मुकम्मल तौर पे जो है मुजरिम ठहराया जाएगा, जस्ट ये वक्ती तौर पे उसको एक रिलीफ दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। कंडीशन क्या है, द मजिस्ट्रेट मस्ट रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर स्टॉपिंग द प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 249 ए, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू acquit accused at any stage। At any stage of the case, the magistrate may acquit the accused if he has heard both the prosecutor and the accused and record the reasons showing that the charge is groundless or there is no probability of conviction। तो मीन जो जब प्रोसिक्यूशन हो रही होती है उसमें प्रोसिक्यूटर या फिर अक्यूज अपनी जो एविडेंसेस दे रहे होते हैं, अपने बयानात रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं, तो उसमें जो मजिस्ट्रेट है उसको लगता है कि ये इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है वो है ही नहीं, मतलब ग्राउंडलेस है, कोई बुनियाद ही नहीं है उसकी, तो उसकी कन्विक्शन नहीं हो सकती। मतलब या तो वो कोई बहुत छोटा-सा माइनर सा जुर्म था, तो मतलब इन्होंने बहुत बढ़ा-चढ़ा के जो है पेश कर दिया, तो उसको फिर एक्विट कर दिया जाएगा किसी भी स्टेज पे। सेक्शन 250, false, frivolous or vexatious accusations। If a case before a magistrate ends in acquittal and the magistrate believe the accusation was false, frivolous mean baseless or vexatious mean meant to harass, then मतलब meant to harass किसके हवाले से, ये accused के हवाले से कहा जा रहा है कि अगर accused को छोड़ दिया जाता है, वो बिल्कुल बरी ज़िम्मा है, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता
और मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो जस्ट बेसलेस था और उसको जस्ट हरास करने के लिए, उसको तंग करने के लिए उसके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो फिर क्या होगा? ही मे ऑर्डर द कंप्लेनेंट इन्फॉर्मेंट टू शो कॉज व्हाई शुड नॉट पे कंपनसेशन टू द अक्यूज्ड। तो इसमें फिर ये कहा जाएगा कि आपने हद की इज़्ज़त मतलब उसकी इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाया है, उसको तंग किया है, तो अब आपके ऊपर कंपनसेशन मतलब एक तरह की पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए, जो कि अक्यूज़्ड को दी जाएगी, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है। तो इसका प्रोसीजर देखें। आफ्टर हेयरिंग हिम मजिस्ट्रेट में ऑर्डर कंपनसेशन अप टू 25,000 रुपीज़। अगर ये जो हेयरिंग जिसने की है, अगर वो मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट या सेकंड क्लास का हो, तो वो 25,000 की कंपनसेशन मतलब इसकी इतनी जो पेनल्टी है वो कंप्लेनेंट या फिर इन्फॉर्मेंट उन दोनों के ऊपर लगा सकता है, जो कि अक्यूज को दी जाएगी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है। अगर वो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट है, लोअर क्लास का है, तो वो जस्ट 2500 की जो है वो पेनल्टी लगा सकता है, कंपनसेशन ऑर्डर जारी कर सकता है। ये कंपनसेशन इज रिकवर्ड लाइक लैंड रेवेन्यू। अगर वो जो कंप्लेनेंट है, जो इन्फॉर्मेंट है, वो कंपनसेशन ना दें तो फिर उसको लैंड रेवेन्यू के मेथड की तरह रिकवर किया जाएगा। इफ़ पर्सन इज जेल्ड फॉर नॉन पेमेंट, अगर वो पेमेंट नहीं करते और उनको जेल हो जाती है, तो फिर सेक्शन 68 एंड सेक्शन 69 पीपीसी रूल्स ऑन इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन अप्लाई। फिर इनके ऊपर ये सेक्शंस अप्लाई होते हैं। ये पीपीसी के हैं, सीआरपीसी के नहीं हैं। Paying compensation does not exempt complainant from other civil or criminal liability। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो कंपनसेशन अमाउंट है ये तो वो पे करेंगे, इसके अलावा अगर उनके ऊपर मजीद कोई सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है, क्योंकि हो सकता है वो जो केस बनाया उन्होंने बहुत ही अजीब सा केस हो, उनके जो हद की इज्जत के हवाले से आपको पता है काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेस होते हैं जो कि बड़े सवेयर होते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो उनको मजीद भी सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है, जिन्होंने मतलब किसी के ऊपर जो है बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। Right of appeal. A complainant in informant can appeal against the order of compensation if the order was made by magistrate of second or third class, or the order was made by another magistrate but the compensation exceed ₹50। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो कंपनसेशन ऑर्डर कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट के हवाले से इशू किया जाता है, मीन इनको पेनल्टी लगाई जाती है, तो उस हवाले से इनको अपील का राइट दिया जाता है। लेकिन इसमें दो कंडीशन है, ये देखें। द ऑर्डर वाज मेड बाय मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड और थर्ड क्लास, मीन के अगर कंपनसेशन ऑर्डर सेकंड या थर्ड क्लास के मजिस्ट्रेट ने इशू किया हो तो फिर अपील का हक उनको दिया जाता है। अगर ये फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट हो तो क्या तब भी उनको अपील का हक दिया जाएगा? नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट जो है, अगर वो कंपनसेशन ऑर्डर जारी करेगा तो इनको अपील का राइट नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ सेकंड और थर्ड क्लास का जो मजिस्ट्रेट है जब इशू करेगा तब उनको अपील का राइट दिया जाएगा। इसी तरह दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ऑर्डर जो है वो कोई भी मजिस्ट्रेट इशू करे, लेकिन कंपनसेशन अमाउंट जो है वो 50 रुपए से ज़्यादा हो, 60 रुपए हो, 100 रुपए हो, चाहे वो 20,000 हो जाए, तब भी उनको अपील का राइट दिया जाएगा। अब यहाँ पे ना ये अमाउंट चेंज होनी चाहिए, ये क्योंकि एक्ट पुराना है तो अभी तक इन्होंने अमाउंट जो है 50 रुपए ही रखी हुई है। तो मेरे ख्याल में इसको शायद इंक्रीज़ करना चाहिए या ऑन रूल्स इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। द अपील इज ट्रीटेड एज इफ द कंप्लेनेंट हैड बीन कन्विक्टेड इन अ ट्रायल। तो उस टाइम पे जब अपील मतलब उनकी सुनी जाएगी, तो उस टाइम पे जो कंप्लेनेंट हैं उनको भी मुजरम के तौर पे उनको भी ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे उन्होंने जुर्म किया है। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इज पुट ऑन होल्ड अंटिल अपील राइट आर ओवर। तो तब तक जो कंपनसेशन अमाउंट है वो अक्यूज्ड को, जो मुल्ज़िम है, उसको नहीं दी जाएगी, उसको होल्ड पे रखा जाएगा। तो इसमें दो कंडीशन देखें। इफ़ अपील इज़ पॉसिबल, कंपनसेशन इज़ नॉट पेड अंटिल अपील टाइम एक्सपायर्स, और इफ़ अपील इज़ फाइल्ड अंटिल इट इज़ डिसाइडेड। मीन जो अपील का टाइम है उस टाइम तक वो होल्ड तो की जाएगी। अगर वो अपील दायर हो जाती है तो फिर तो मुकम्मल तौर पे होल्ड कर ली जाएगी कि जब तक वो अपील का फ़ैसला नहीं हो जाता। अगर वो जिनके हक़ में आएगा तो उस हिसाब से वो फ़ैसला हो जाएगा। अगर वो जो कंप्लेनेंट हैं वो अपनी कंप्लेंट के अंदर सच्चे निकलते हैं, तो मीन उनका जो भी मुद्दा है, उन्होंने जो शिकायत की है वो सच साबित हो जाती है, तो फिर तो वो कंपनसेशन नहीं होगी, बल्कि फिर तो वो जो अक्यूज़्ड पर्सन है हो सकता है उसको फिर अगेन कन्विक्शन हो जाए। अगर अपील अलाउ नहीं होती, उनको हक ही नहीं मिलता कि वकील जो अपील है वो कर सकें, फिर क्या होगा? पेमेंट कैन नॉट बी मेड अंटिल 1 मंथ आफ्टर द ऑर्डर।
तब भी 1 महीने तक अक्यूज़्ड को जो पेमेंट है वो नहीं की जाएगी, 1 महीने के बाद की जाएगी। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, हो सकता है ये अपील का टाइम पीरियड हो। तो 1 महीने के अंदर-अंदर अगर अपील वो दायर कर देते हैं तो फिर तो वो आगे चलेगा। अगर वो उनको मौका नहीं मिलता या उनको अलाउ नहीं होता अपील का, तब भी 1 महीने के बाद ही अक्यूज़ को पेमेंट दी जाएगी। तब तक पेमेंट जो है वो ऑन होल्ड ही रहेगी। सेक्शन 250 ए स्पेशल समन इन केस ऑफ पेटी ऑफेंसेस। पेटी मीन जो छोटे-मोटे ऑफेंसेस होते हैं, जो माइनर ऑफेंसेस होते हैं, उनको पेटी ऑफेंसेस कहा जाता है। इफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास स्पेशली ऑथराइज्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस दैट इज पनिशेबल ओनली विद फाइन, मतलब सिर्फ फाइन से उनकी पनिशमेंट होती है, कोई जेल वगैरह नहीं होती। देन ही शैल इशू अ स्पेशल समन। दिस समन गिव्स अक्यूज 3 ऑप्शंस। इसमें 3 ऑप्शन उसको दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन, अपीयर पर्सनली ऑन द स्पेसिफाइड डेट, उसको डेट दी जाती है कि आप इस डेट को यहाँ पे पहुँचें। अपीयर थ्रू एन एडवोकेट, वो अपने एडवोकेट को भी मतलब उसको मौका दिया जाएगा कि आप अपने एडवोकेट के थ्रू जो है वो अपीयर हों। या फिर इफ़ ही विशेज़ टू प्लीड गिल्टी, प्लीड का मतलब ये है कि वो अपनी गलती गलती मान लेता है, विदाउट अपीयरिंग ही मे सेंड अ रिटन प्लीड ऑफ गिल्ट, तो वो एक रिटन मतलब एप्लीकेशन लिखेगा जिसके अंदर वो मानेगा कि ये जुर्म मुझसे हुआ है। एंड सेंड द फाइन अमाउंट, जो भी उसके ऊपर अमाउंट होगी, जो जुर्माना है, क्योंकि इसमें कोई और सज़ा नहीं है, सिर्फ जुर्माने की सज़ा दी जाती है ना। तो उसमें उसको 500 की पेनल्टी लगी, 1000 की लगी, तो वो अपना जुर्म भी मान रहा है और साथ में जो है पैसे भी भेज रहा है, जो भी अमाउंट उसके ऊपर इम्पोज हुई है, चाहे वो किसी भी तरीके से भेज दे, चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट या मैसेंजर के थ्रू। तो भी उसका वो जो जुर्म है वो ख़त्म हो जाएगा उसका, क्योंकि उसने मान भी लिया और जुर्माना भी अदा कर दिया। Alternatively, if he wants his advocate to appear and plead guilty, he must authorize the advocate in writing to do so and to pay the fine on his behalf. अगर वो किसी सिर्फ खुद भी नहीं आता बल्कि एडवोकेट को भेजना चाहता है कि वही जो है वो गिल्टी को प्लीड भी करे, मतलब वो गिल्टी को माने भी और उसका जुर्माना भी पे करे, तो वो मतलब राइटिंग के अंदर ये मेंशन करेगा कि मैं इस एडवोकेट को ऑथोराइज कर रहा हूँ, ये मेरे बिहाफ पे यहाँ पे आ रहा है और ये जो है गलती भी मानेगा मेरी और जो जुर्माना है ये भी यहाँ पे पे करेगा, तो वो ऐसा भी कर सकता है। नोट, द फाइनल अमाउंट इन सच समन्स मस्ट बी बिटवीन 25% एंड 50% ऑफ द मैक्सिमम फाइन प्रेस्क्राइब्ड फॉर द ऑफेंस। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि फ़ाइन की जो अमाउंट होगी, जो ऑफ़ेंस है उसकी जितनी अमाउंट होती है, जितना जुर्माना होता है, उसका मैक्सिमम की बात की जा रही है, उसका 25% से 50% जो है वो समन्स पे भी होगा। तो मिसाल के तौर पे हम अज़्यूम करते हैं कि कोई चोरी हुई है या कोई और मतलब छोटा-सा ऑफ़ेंस हुआ है। अब चोरी कोई छोटा ऑफ़ेंस तो नहीं है, ख़ैर इससे छोटा कह लेते हैं। उसकी मिनिमम जो सज़ा है, जो फ़ाइन है, वो है ₹2000 और मैक्सिमम है 4000। उसका फिर मैक्सिमम से इसको अज़्यूम किया जाएगा, इससे 25% या 50% के दरमियान जो है उसको फ़ाइन अमाउंट लगेगी। सबसेक्शन 2, दिस प्रोविज़न डज़ नॉट अप्लाई टू ऑफेंस अंडर द मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 और एनी अदर लॉ दैट ऑलरेडी अलाउड एन अक्यूज्ड टू बी कन्विक्टेड इन एब्सेंस ऑन अ प्ली ऑफ गिल्टी। उनके ऊपर ये प्रोविज़न जो है वो अप्लाई नहीं होते। नेक्स्ट है चैप्टर 22 ऑफ समरी ट्रायल्स। सेक्शन 260, पावर टू ट्राई सुमेरिली। सुमेरिली कहते हैं कि ऐसे ट्रायल्स जो बड़े क्विकली जो है और सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है उनको निपटाया जाता है, उनको समरी ट्रायल भी कहा जाता है या सुमेरिली ट्रायल भी कहा जाता है। द फॉलोइंग अथॉरिटीज में कंडक्ट समरी ट्रायल्स ए क्विक एंड सिंपलेस्ट सिंप्लीफाइड ट्रायल प्रोसीजर। तो यहाँ पे देखें, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास स्पेशली ऑथोराइज्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट or any bench of magistrate with power of a magistrate of the first class and specially empowered by the provincial government। तो ये जो है फॉलोइंग ऑफेंसेस की समरी ट्रायल कर सकते हैं, मतलब बड़े क्विकली इनको हैंडल कर सकते हैं। तो ऑफेंसेस देखें, ये इनकी पूरी लिस्ट है। ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ, ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 6 मंथ। मीन के ऐसे जुर्म जो कि डेथ के हवाले से हैं या ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से या ऐसे मतलब जुर्म जिनकी सज़ा जो है वो 6 माह कैद हो, इनके अलावा बाकी जितने भी ऑफेंसेस हैं छोटे-मोटे, उनका समरी ट्रायल हो सकता है। इसी तरह ऑफेंसेस अबाउट वेट एंड मेजरमेंट, जो वेट के हवाले से आपको पता है, जो नाप-तोल है, इसके हवाले से कोई ऑफेंसेस हैं, उनका भी समरी ट्रायल होगा। इसके अलावा हर्ट, थेफ्ट, तो ये सेक्शन आपने याद नहीं करने, ये पीपीसी के हैं। तो जस्ट ये है कि आपने कंसेप्ट देखना कि इनका समरी ट्रायल
कहाँ कहाँ पे भी जो है ये हो सकता है। उसके बाद थेफ्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, हेल्पिंग इन कंसीलिंग डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। इसमें देखें तमाम में, इनमें अमाउंट वैल्यू जो है अगर वो 10,000 से कम है तब उनका समरी ट्रायल होगा। अगर इनकी अमाउंट वैल्यू जो है वो 10,000 से ज़्यादा है तब इनका समरी ट्रायल नहीं होगा। उसके बाद मिसचीफ, फिर हाउस ट्रेसपास। ट्रेसपास का मतलब ये है कि किसी एक तरह की इंक्रोचमेंट होती है, आप किसी घर पे कब्जा कर लेते हैं। इंसल्ट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। इसके अलावा पर्सोनेशन एट इलेक्शन, मतलब इलेक्शन के अंदर कोई आप जो है वो अपनी फेक आइडेंटिटी शो करते हैं। अबैटमेंट मीन हेल्प करना, किसी जुर्म के अंदर किसी की मदद करना। अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ द अबव ऑफेंसेस इफ अटेम्प्ट इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। मतलब इस तरह के कोई और मतलब जितने भी ऑफेंसेस हैं इनको करने की कोशिश करना, चाहे आप ना कर रहे हो, चाहे आप सिर्फ करते हुए पकड़े गए तब भी उनका जो है समरी ट्रायल हो सकता है। Offences under Section 20 of Cattle Trespass Act 1871. If during the summary trial the magistrate bench feels that the case is too serious or unsuitable for summary procedure, they must recall witnesses already examined and then rehear the case in the normal regular way as per the court. मतलब फिर उनका पूरा जो ट्रायल है ना उस तरह चलेगा। जो रेगुलर ट्रायल होता है वो थोड़ा लेंथी होता है, तो जो समरी ट्रायल होता है उसमें तो बहुत जल्दी जो है क्विकली उन चीज़ों को हैंडल किया जाता है। तो अगर उनको लगता है कि ये मामला जो है, ये जो केस है, ये तो ज़्यादा सीरियस है और ये समरी ट्रायल के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, तो फिर तमाम विटनेसेस को जिनको उन्होंने ऑलरेडी बयान लिखे हुए हैं उनको दोबारा बुलाया जाएगा और इस पूरे केस को अगेन जो है एक रेगुलर वे में हैंडल किया जाएगा। उनकी प्रोसीडिंग एक नॉर्मल वे में, एक जो रेगुलर वे है उसकी गार्डिंग उनको चलाया जाएगा। सेक्शन 261, पावर टू इन्वेस्ट बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स इन्वेस्टेड विद लेस पावर्स। The provincial government, on the recommendation of the High Court, may give certain powers to the bench of magistrates that normally have only second or third class powers. इसमें यह कहा जा रहा है कि बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स जिनके पास अमूमन सेकंड या थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट्स की पावर्स होती हैं, इनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पे मजीद पावर भी डेलीगेट कर सकती है। दिस मीन्स दे कैन बी गिवन द अथॉरिटी टू ट्राई केसेस समैरिली, मीन क्विक ट्रायल फॉर ऑल और सम ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसेस गिवन है। इस पावर के साथ बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स भी समरी ट्रायल कर सकती है। तो यहाँ पे देखें क्लास ए के अंदर ऑफेंसेस अंडर द पाकिस्तान पिनल कोड, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस हैं। इन सेक्शंस के अंदर जितने भी ऑफेंसेस हैं, इन ऑफेंसेस का ये बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स समरी ट्रायल कर सकती है। उसके बाद क्लास बी, ऑफेंसेस अंडर म्यूनसिपल एक्ट्स एंड द कंजर्वेंसी क्लासेस ऑफ पुलिस एक्ट्स वेयर पनिशमेंट इज ओनली फाइन और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ विद और विदाउट फाइन। तो इसी तरह इनके अंडर भी जितने ऑफेंसेस हैं जो कि फ़ाइन के रिलेटेड हैं या फिर ऐसे ऑफेंसेस जिनकी इम्प्रिजनमेंट 1 मंथ से ज़्यादा ना हो, चाहे वो फ़ाइन के साथ हो या फ़ाइन के अलावा, तो उन ऑफेंसेस का भी ये बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स समरी ट्रायल कर सकता है। अगर इम्प्रिजनमेंट 1 मंथ से ज़्यादा हो तो वो फिर इसका मतलब हुआ कि वो इनकी समरी ट्रायल नहीं कर सकती। उसके अलावा क्लास सी, अबैटमेंट। तो ऐसे जुर्म जिसमें कोई किसी की जुर्म में मुआवनत कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है, उनका भी समरी ट्रायल ये कर सकती है। अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ द अबव ऑफेंसेस इफ सच अटेम्प्ट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस। तो ये जितने भी ऑफेंसेस हैं, अगर चाहे उसने कमिट ना किया हो लेकिन वो करने की कोशिश कर रहा हो, लेट्स सपोज वो चोरी अभी ना कर चुका हो लेकिन वो चोरी करने की कोशिश कर रहा हो, उस मतलब सोच में हो, तो अगर उनको पता चल जाए, मतलब वो कन्विक्ट हो जाता है, तो उनका समरी ट्रायल भी ये जो बेंच है ये कर सकती है। सेक्शन 262, प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड इन चैप्टर 20 एप्लीकेबल। Trials under Chapter 22 must follow procedures in Chapter 20 except where otherwise prescribed. No summary trials, no imprisonment for more than 3 months can be imposed. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें यह कहा जा रहा है कि समरी ट्रायल के अंदर किसी को जो सज़ा है वो 3 मंथ से ज़्यादा नहीं दी जा सकती। अगर किसी को कैद की सज़ा होनी है तो वो 3 मंथ से तक दी जा सकती है समरी ट्रायल के अंदर। अगर ज़्यादा होगी तो वो फिर समरी ट्रायल नहीं होगा, वो जो रेगुलर ट्रायल होता है और उसके अंडर ही उसको सज़ा मिलेगी। सेक्शन 263, रिकॉर्ड इन केसेस वेयर देयर इज नो अपील। If a case does not allow for appeal, the magistrate or bench does not
नीड टू रिकॉर्ड फुल विटनेस एविडेंस और फ्रेम ऑफ फॉर्मल चार्ज। अब यहाँ पे अपील नहीं गिवन तो हमें अज्यूम कर लेना चाहिए कि वो कोई केस जो है वो छोटा सा है, माइनर सा, मतलब वो कोई ऑफेंस है। तो उसके लिए अगर वो समरी ट्रायल हो रहा है या रेगुलर ट्रायल भी हो रहा है तो उसके लिए कोई जो जजेस हैं उनको लंबी चौड़ी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस उनको मतलब फार्मली जो है थोड़ा बहुत जो है वो काम करना पड़ता है। तो उसमें यहाँ पे वो सारी चीज़ें मेंशन है कि कौन सी चीज़ें जो है उन्होंने वो जो सारी चीज़ें वो मेंशन करनी होती हैं। यहाँ पे देखिए, इंस्टेड दे मस्ट एंटर द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। तो यहाँ पे पार्टिकुलर्स कौन से हैं? वो पूरी एक लिस्ट है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। एक तो है, ये है सीरियल नंबर ऑफ द केस। दूसरा, डेट ऑफ द ऑफेंस, डेट ऑफ द रिपोर्ट और कंप्लेंट, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट जिसने शिकायत की उसका नेम, नेम पेरेंटेज रेजिडेंस ऑफ द अक्यूज्ड, जो मुल्जिम है उसका नेम, उनके जो पेरेंट्स हैं वो और उनकी जो रेजिडेंस है उनकी डिटेल, ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ एंड ऑफेंस प्रूव्ड इफ डिफरेंट एंड इफ एप्लीकेबल क्लासेस डी ई एफ जी सो ऑन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होंगी। प्ली ऑफ अक्यूज्ड, अगर जो मुल्जिम है वो मतलब प्ली करता है, मतलब वो जुर्म को कबूल करता है। फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट, सेंटेंस और फाइनल ऑर्डर्स, डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? पर्टिकुलर्स हैं। तो ये इसकी लिस्ट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ये सारी जो है फिर जो मजिस्ट्रेट हैं उनको फिल करते हैं। तो उसमें मज़ीद जो लंबी चौड़ी डिटेल है केस के हवाले से, जो उसको सज़ा होनी है, जो चार्ज ऑफ ऑफेंस है, वो सारी डिटेल नहीं मेंशन की जाती। अगर वो अपील ना हो, तो अगर अपील होगी तो इट्स मीन कि वो कोई केस बहुत सीरियस है, कोई मर्डर का केस है या कोई और केस हो सकता है, तो उस सेंस में बहुत लंबी चौड़ी फिर जजमेंट लिखनी पड़ती है। सेक्शन 264, रिकॉर्ड इन एप्लीकेबल अपीलेबल केसेस। In every case tried summarily, quick trial by a magistrate or bench where an appeal is possible, the magistrate or bench must। तो हमने पहले देखा था कि अपील के बगैर जो केसेस हैं, अब यहाँ पे है अपीलेबल केसेस। तो उनका क्या होगा? द मजिस्ट्रेट और बेंच मस्ट रिकॉर्ड सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस, समरी ऑफ व्हाट विटनेस एंड पार्टी सेड एंड रिकॉर्ड ऑल पार्टिकुलर्स। इसमें पार्टिकुलर्स भी सारे रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसके अलावा जो एविडेंस का सब्सटेंस है, जो मवाद है, जितने भी उसके अंदर जो चीज़ें हो सकती हैं जो कि केस के अंदर हेल्प आउट करती हैं, प्रोसीडिंग के अंदर, प्रोसिक्यूशन के अंदर वो उनको जो है हेल्प आउट करती हैं, वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड की जाएंगी। इसके अलावा एडिशनली बिफोर पासिंग एनी सेंटेंस द मजिस्ट्रेट और बेंच मस्ट रिकॉर्ड अ रिटन जजमेंट एक्सप्लेनिंग द डिसीजन इन द केस। इसी तरह जो भी जजमेंट होगी उनको भी बिल्कुल रिकॉर्ड के अंदर जो है डिटेल के साथ मेंशन किया जाएगा। सेक्शन 265, लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट। रिकॉर्ड्स एंड जजमेंट मस्ट बी रिटन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। किस लैंग्वेज में? इंग्लिश में, या फिर लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट जो भी होगी, या फिर इन द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मदर टंग। तो जो प्रिजाइडिंग के ऑफिसर की अपनी ज़ुबान होगी उसमें भी उसको लिखा जा सकता है, लेकिन उससे पहले जो है कोर्ट उसको डायरेक्शन देगी कि आपने किस लैंग्वेज में लिखना है। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट में ऑथोराइज अ बेंच टू अपॉइंट एन ऑफिसर क्लर्क टू प्रिपेयर द रिकॉर्ड और जजमेंट। तो प्रिंसिपल गवर्नमेंट जो है एक क्लर्क या कोई और ऑफिसर जो है अपॉइंट करती है, जो इस जजमेंट को, तमाम रिकॉर्ड को मेंटेन रखती है, उनको प्रिपेयर करती है। दैट रिकॉर्ड जजमेंट मस्ट बी साइंड बाय ऑल बेंच मेंबर्स प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेटिंग। तो जैसे ही वो जजमेंट पास होती है, ये जो रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है, उसको शामिल किया जाता है, केस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं, जो अक्यूज़्ड की तरफ से या कंप्लेनेंट की तरफ से, उन सब के साइन किए जाते हैं। इसी तरह जो वहाँ पे अगर कोई बेंच है, बेंच के अंदर एक से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, वो भी इसके ऊपर साइन करेंगे। द रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड बाय अ मेंबर ऑफ द बेंच साइंड अकॉर्डिंगली विल बी द प्रॉपर रिकॉर्ड। इफ बेंच मेंबर्स डिसएग्री, एनी डिसेंडिंग मेंबर मे राइट अ सेपरेट जजमेंट। तो अपनी सेपरेट जजमेंट लिखेगा। तो ये बाकी कोर्ट्स के अंदर भी होता है। आपको पता होगा कि बेंच के अंदर कोई डिसेंडिंग जो ऑर्डर होता है वो सेपरेटली लिखा जाता है। चैप्टर 22 ए, ट्रायल्स बिफोर हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स ऑफ सेशन। सेक्शन 265 ए, trials before a court of session to be conducted by public prosecutors. In every trial before a court of session which start on the basis of police report, the prosecution must be conducted by the public prosecutor. ऐसे केसेस जो कि पुलिस रिपोर्ट की बेस पे जो है स्टार्ट किए जाते हैं, उनकी प्रोसिक्यूशन, उनका जो प्रोसीडिंग्स होंगी, वो हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कंडक्ट करेगा, कोई प्राइवेट प्रोसिक्यूटर कंडक्ट नहीं करेगा। सेक्शन 265 बी,
procedure in cases triable by High Court and Court of Session. The High Courts and Courts of Session shall follow the procedures prescribed in this chapter for trials of cases that can be tried by them. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इस चैप्टर के अंदर जो ट्रायल के केसेस के हवाले से जो प्रोसीजर्स डिफाइंड हैं, सेम वही प्रोसीजर्स हाई कोर्ट्स और कोर्ट्स ऑफ सेशन भी फॉलो करेंगे। सेक्शन 265C, सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज्ड। Copies of the following documents must be given freely of cost to the accused at least 7 days before the trial cases। तो इसमें कौन कौन सी जो उनको कापीज दी जाएंगी, एक तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसको दी जाएगी, पुलिस रिपोर्ट, इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ ऑल विटनेसेस, जितने भी गवाहान हैं उनके बयानात उसको प्रोवाइड किए जाएंगे, इंस्पेक्शन नोट जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है जहाँ पे मतलब मौके पे जाके विज़िट करता है और मौके पे जाके वो सर्च करता है, तलाशी लेता है, उसके अकॉर्डिंग वो एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार करता है। तो वो तमाम कापीज़ जो हैं ये अक्यूज़्ड को प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन ये 7 दिन पहले उसको प्रोवाइड की जाएंगी। Condition: if any part of statement recorded contains information whose disclosure would be harmful to the public interest, that part shall be excluded from the copy given to the accused। सेम चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर रिकॉर्डेड स्टेटमेंट के अंदर कोई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, लेट्स सपोज कोई ब्लास्फेमिक कंटेंट है या कोई टेररिज्म के हवाले से कोई ऐसा कंटेंट है जो कि पब्लिक के लिए ठीक नहीं है, उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, वो सबके सामने नहीं जाना चाहिए, तो उस पार्ट को एक्सक्लूड करके फिर कॉपी जो है अक्यूज को फराहम की जाएगी। सबसेक्शन 2, इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ रिटन कंप्लेंट, ड्यूटीज ऑफ द कंप्लेनेंट, स्टेट द सब्सटेंस ऑफ द एक्यूजेशन, नेम ऑफ विटनेसेस एंड जिस्ट ऑफ एविडेंसेस लाइकली टू बी एड्यूस्ड एट ट्रायल। अच्छा, इसमें ना ये जितने भी हम आगे सेक्शन पढ़ेंगे, जो हमने शुरू में चैप्टर पढ़ा था ना 20, जिसमें हमने ये देखा था कि ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रायल बिफोर कोर्ट। तो तरीकाकार सबका सेम है, ऑलमोस्ट सबका सेम है। तो यहाँ वहाँ पे भी हमने ये देखा था कि जो कंप्लेनेंट होगा वो एक्विजिशन के जो भी मवाद है वो प्रोवाइड करेगा, और इसी तरह जो विटनेसेस हैं, जो उसके गवाहान हैं, उनके नेम, और इसी तरह जो जिस्ट ऑफ एविडेंस है उसकी एक समरी, उसका एक ओवरव्यू प्रोवाइड करेगा। इस तरह विद इन 3 days ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर्स for issuing process to the accused, file in court copies of the complaint and any other document filed with it। और उतनी कापीज प्रोवाइड करेगा जितने उसको लगता है कि उसके अंदर अक्यूज्ड हैं, जितने लोगों के ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाया हुआ है, 3 हैं 4 हैं, ताकि उन तमाम अक्यूज्ड पर्सनस को कोर्ट जो है वो फिर कापी भेज भी सके। तो उतनी कापीज जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर वो जो कंप्लेनेंट है वो कोर्ट को प्रोवाइड करेगा। Documents to be supplied to the accused: copies of the complaint and any document filed with it along with the statement must be given free of cost to the accused at least 7 days before the trial begins। ये हम पहले भी देख चुके हैं। सेक्शन 265D, when charge to be framed, सेम वैसा कॉन्सेप्ट है, उसमें भी हमने ये देखा था कि आफ्टर रीडिंग द पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट्स filled by the prosecution filed by the prosecution, if the court believes there is sufficient ground to proceed, it must frame a written charge against the accusation। सिर्फ फ़र्क ये है, वहाँ हमने पढ़ा था मजिस्ट्रेट, यहाँ पे वर्ड है कोर्ट का, बाकी चीज़ें सेम है। उसमें हमने ये देखा था कि सारा कुछ देखने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कंप्लेन है, उसके बाद फिर जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करता था, एक रिटन मतलब चार्ज जो है, मतलब जो पनिशमेंट है वो डिसाइड करता था, जो भी उसके ऊपर सज़ा बनती है। तो यहाँ पे ये काम कोर्ट करेगी। उसके बाद देखें 265E, plea: the charge must be read and explained clearly to the accused। The accused will then be asked whether he admit guilt or have any defense to the to present। सेम उसी तरह अगर वो पर्सन जो है जो मुल्ज़िम है उसको कहा जाएगा कि क्या आप ना जुर्म तस्लीम करते हैं या नहीं करते, क्या आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हैं। तो अगले सब सेक्शन 2 के अंदर देखें, इफ़ द अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी, मतलब वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है, तो फिर क्या होगा, द प्ली इज़ रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट। द कोर्ट में एट इट्स डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन मीन कोई जो उसकी अथॉरिटी है, जो उसकी जुरिस्डिक्शन है, कन्विक्ट हिम विदाउट फर्दर ट्रायल। तो कोर्ट जो है अगर मतलब वो जो मुल्ज़िम है अपना जुर्म तस्लीम कर लेता है, तो कोर्ट अपनी डिस्क्रेशन के अंदर उसकी कन्विक्शन कर सकती है, मतलब उसको हिरासत में ले सकती है, उसके ऊपर जो जो भी फ़र्द जुर्म आयद होती है वो इम्पोज कर सकती है। सेक्शन 265F, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन: इफ़ द अक्यूज़
डज नॉट प्लीड गिल्टी, अगर वो अपना जुर्म कबूल नहीं करता जो अक्यूज्ड है, और इफ़ द कोर्ट डिसाइड्स नॉट टू कन्विक्ट सोलली ऑन द प्ली, मतलब सिर्फ वो अपनी सेम उसी तरह कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था ना कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो उसको कंपेल किया जाता है कि वो अपना जुर्म कबूल करे। वैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि अगर वो अपना जुर्म कबूल नहीं करता या वो अपना जुर्म कबूल कर भी लेता है तो भी कोर्ट अगर डिसाइड करती है कि इसको सिर्फ इस बुनियाद पे कन्विक्ट नहीं किया जा सकता बल्कि इसके ऊपर पूरा ट्रायल होगा। ट्रायल में क्या-क्या चीज़ें होंगी? हियर द कंप्लेनेंट ऑफ इफ एनी टेक ऑल एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन इन सपोर्ट ऑफ इट्स केस। अगेन इसमें एक्सेप्शन क्या है? द कोर्ट डज नॉट हैव टू हियर अ कंप्लेनेंट इफ द कंप्लेंट वाज मेड बाय अनदर कोर्ट। तो जो हमने उसमें देखा था मजिस्ट्रेट के अंदर, उसमें क्योंकि कोर्ट इन्वॉल्व नहीं थी, उसमें एक मजिस्ट्रेट था और एक कोर्ट थी। अब यहाँ पे दोनों कोर्ट हैं, तो इसमें भी जो दूसरी कोर्ट की तरफ से कोई कंप्लेंट आई हुई है तो उसको नहीं सुना जाएगा, ये उसके ऊपर रूल अप्लाई नहीं होता, ये वाले हैं। उसके बाद देखें सबसेक्शन 2, द कोर्ट विल आस्क द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कंप्लेनेंट टू प्रोवाइड नेम्स ऑफ एनी पीपल हु may know the facts of the case and can give evidence for the prosecution। तो सेम उसी तरह जो है दोनों को, मतलब जो प्रोसिक्यूटर है और जो कंप्लेनेंट है, उनको कहा जाएगा कि आप जो केस के हवाले से मजीद फैक्ट्स हैं या कोई एविडेंस है या कोई गवाहान है वो प्रोवाइड किया जाए। द कोर्ट विल देन समन दोज पीपल टू अपीयर एज विटनेसेस। The court may refuse to summon any witness if it believes the witness is being called only to cause trouble, फिक्सेशन या फिर डिले द ट्रायल और ऑब्स्ट्रक्ट द जस्टिस। अगर कोर्ट को लगता है कि सिर्फ ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जस्ट मतलब खाना पूरी के लिए या कोर्ट को तंग करने के लिए या कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए, जो कि कोर्ट के अंदर कोई ट्रबल काज करेंगे या फिर जस्ट ट्रायल को डिले करेंगे, तो उनको फिर कोर्ट जो है समन नहीं करेगी। अपॉन कंक्लूडिंग द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन and any examination of the accused, the court shall ask the accused whether they intend to produce any evidence in their defense। तो फिर अक्यूज को भी कोर्ट मौका देगी कि अगर वो अपनी डिफेंस में कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इफ द अक्यूज्ड provide any written statement, the court shall file it with the official record of the case। If the accused says they want to present evidence, the court will call on the accused to enter their defense and produce evidence। तो फिर कोर्ट उसको मौका देगी कि वो जो है अपने डिफेंस में कोई भी चीज़ देना चाहते हैं, एविडेंस देना चाहते हैं तो वो प्रोवाइड करें। If the accused after entering defense applies to the court for issuing a process to compel a witness to attend and give evidence or to produce a document or other thing। तो इसमें बेसिकली यही कहा जा रहा है कि अक्यूज को ये लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसे विटनेसेस हैं जिन्होंने मतलब जो भी मैं एक्ट कर रहा था या इस हवाले से कोई भी विटनेस था वहाँ पे जो देख रहा था, लेकिन वो कोर्ट के अंदर आना नहीं चाह रहे। तो अक्यूज़ जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो कोर्ट को कह सकता है कि आप इन लोगों को कंपेल करें कि वो यहाँ आके गवाही दें, जो भी उन्होंने देखा है वो यहाँ पे आके बयान करें। इसी तरह उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करें। The court shall issue such process unless it considers request is made for vexation, delay or to defeat justice। तो अगर कोर्ट को लगता है वाकई ही ऐसे जो विटनेसेस हैं तो मतलब ठीक है, बिल्कुल कोई वो ऐसे नहीं है कि जस्ट फिक्सेशन के लिए या डिले या अदर पर्पसेस के लिए जस्ट मतलब ट्रायल को डिले करने के लिए बुलाए जा रहे हैं, नहीं। तो अगर तो वाकई ही वो विटनेसेस हैं, जेन्युइन हैं, तो फिर कोर्ट उनको बुलाएगी। सेक्शन 265 जी, summoning up by prosecutor and defense। When the accused does not present evidence in their defense or if one of several accused does not, at the end of the prosecution case and after examination of the accused, the court shall call upon the prosecutor to sum up their case, then allow the accused to make a reply। तो यहाँ पे आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बड़ा आसान है। अगर अक्यूज़ जो है अपनी सफाई में कोई एविडेंस नहीं देता, तो फिर कोर्ट जो है इसकी तरतीब ये होगी, कोर्ट ये कहेगी प्रोसिक्यूटर को कि आप केस को सम अप करें, फिर बाद में अक्यूज़ को मौका दिया जाएगा कि आप अपने रिप्लाई में, अपने डिफेंस में कोई रिप्लाई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके बरक्स अगर अक्यूज़ जो है वो एविडेंस प्रोवाइड करता है, तो फिर इसका ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स हो जाएगा। इसमें फिर क्या होगा, कोर्ट विल कॉल अपॉन द अक्यूज्ड टू सम अप द केस। पहले अगर वो प्रोवाइड नहीं करता तो फिर
प्रोसिक्यूटर को कहा जाएगा कि वो केस को सम अप करे। अगर अक्यूज्ड एविडेंस प्रोवाइड कर देता है तो फिर उसको पहले मौका दिया जाएगा कि वो अपने केस को सम अप करे, फिर प्रोसिक्यूटर जो है उसके सम अप के बेस पे रिप्लाई करेगा उसको, अक्यूज्ड को। मतलब करता तो कोर्ट को ही है ना, लेकिन रिप्लाई जो है वो अक्यूज्ड के बेस पे होगा। सेक्शन 265H, acquittal or conviction. If in any case under this chapter where a charge has been framed, the court finds the accused not guilty, the court shall record any order of acquittal. मतलब अगर कोर्ट को पता चलता है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन के अक्यूज्ड के ऊपर तो कोई केस बनता ही नहीं है, तो फिर कोर्ट उसको बरी कर सकती है। इफ द कोर्ट फाइंड्स अक्यूज्ड गिल्टी, द कोर्ट शैल पास अ सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ। अगर गिल्टी साबित हो जाती है, उसके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है, फिर अकॉर्डिंग टू लॉ उसको सजा दी जाएगी। Section 265I, procedure in case of previous conviction. When an accused is charged because of previous conviction, the court, after finding the accused guilty and recording the conviction, must record the plea of the accused regarding this part of the charge. ये सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज़ हमने चैप्टर 20 के अंदर भी देखी थी कि अगर अक्यूज पे ये इल्ज़ाम लगता है कि ये ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुका है, मीन इसके ऊपर ऑलरेडी फ़र्द जुर्म ऐद हो चुकी है, मीन कि ये ऑलरेडी जो है रॉबरी के अंदर इन्वॉल्व था, अब मज़ीद जो है उसके ऊपर कन्विक्शन हो रही है, तो फिर उसकी कन्विक्शन और प्ली को रिकॉर्ड किया जाएगा। देन इफ़ द अक्यूज्ड एडमिट्स द प्रीवियस कन्विक्शन एज स्टेटेड इन द चार्ज, द कोर्ट में प्रोसीड टू पास सेंटेंस अकॉर्डिंग टू लॉ। अगर अक्यूज जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं पहले भी कन्विक्ट हो चुका हूँ, तो फिर अकॉर्डिंग टू लॉ उसके जो है वो सजा दी जाएगी। इफ द अक्यूज डिनाइज द प्रीवियस कन्विक्शन एज स्टेटेड इन द चार्ज, द कोर्ट शैल टेक एविडेंस ऑन द मैटर ऑफ द अलेज्ड कन्विक्शन। अगर अक्यूज जो है वो डिनाई कर देता है तो फिर कोर्ट जो है उसके जो एविडेंसेस हैं उस मैटर की जांच पड़ताल करेगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड तो होता है, पुलिस स्टेशन के अंदर भी रिकॉर्ड होगा, तो जहाँ पे पहले वो मैटर सुना गया है उसके अंदर भी, उस इदारे के अंदर भी उसका रिकॉर्ड होगा, तो उसको चेक किया जाएगा क्या ये वाकई ही मतलब झूठ बोल रहा है या इसके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया। सेक्शन 265J, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 एडमिसिबल। A statement made by a witness may at the discretion of the court be admitted as evidence in the case। ये कॉन्सेप्ट भी हम पहले देख चुके हैं कि अगर कोर्ट के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने कोई विटनेस जो है स्टेटमेंट देता है तो उसको भी केस के एविडेंस के अंदर शामिल किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, उसके अंदर भी 3 कंडीशन थी, यहाँ पे भी 3 कंडीशन है। इट वाज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड, मीन अब जो भी विटनेस कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई बयानात रिकॉर्ड करवा रहा है, अगर वो चाहे अक्यूज़ के हक में या उसके खिलाफ हैं, तो वो हमेशा अक्यूज़ के प्रेजेंस में ही होने चाहिए। द अक्यूज्ड हैज़ नोटिस ऑफ द स्टेटमेंट, उसके पास वो नोटिस भी होना चाहिए जो स्टेटमेंट उसने दी है विटनेस ने। इसी तरह द अक्यूज्ड वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। अगर विटनेस ने कोई गलत बयानी की है तो फिर जो अक्यूज्ड है उसके पास क्रॉस एग्जामिनेशन मीन उससे भी क्वेश्चन पूछने का हक होना चाहिए, मतलब उसके हवाले से कोई मज़ीद जो डिस्कशन है वो करनी चाहिए, उसको मौका दिया जाना चाहिए। It is subject to the provisions of the Kanun Shahadat 1984. The court has discretion to admit such a statement if the witness is produced and examined. तो कोर्ट की अथॉरिटी है, उसकी जुरिस्डिक्शन है, वो इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, मतलब जो विटनेस का बयान होगा तो ये कोर्ट के अख्तियार में है। सेक्शन 265 के, पावर ऑफ कोर्ट टू acquit accused at any stage। तो सेम उसी तरह जैसे हमने देखा था कि जैसे जो मजिस्ट्रेट होता है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन उसको लगता है कि कहीं पे ये जो मैटर है ये ठीक नहीं है, मतलब इसके ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया है अक्यूज के ऊपर ये ठीक नहीं है, तो वो किसी भी टाइम चाहे वो मजिस्ट्रेट हो या कोर्ट हो उसको अक्विट कर सकता है, बरी कर सकता है। सेक्शन 265L, पावर ऑफ एडवोकेट जनरल टू स्टे प्रोसिक्यूशन एट एनी स्टेज ऑफ अ ट्रायल बिफोर अ हाई कोर्ट बिफोर सेंटेंस इज पास्ड। मतलब सज़ा अभी जो है वो मुकर्रर नहीं हुई, द एडवोकेट जनरल मे इफ ही थिंक्स फिट इन्फॉर्म द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट दैट ही विल नॉट प्रोसीड विद द प्रोसिक्यूशन ऑफ द अक्यूज्ड। तो जो एडवोकेट जनरल होगा जो कि प्रोसीडिंग वगैरह के अंदर इन्वॉल्व होता है, जो कि प्रोसिक्यूशन कर रहा होता है, उसको कंडक्ट कर रहा होता है, अगर वो कहता है कि मैं इसको जो है ना स्टॉप करना चाहता हूँ, मैं आगे इसको प्रोसीड नहीं करना चाहता, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है वो कोर्ट को इन्फॉर्म कर सकता है। अपॉन सच नोटिस ऑल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अक्यूज्ड शैल बी स्टेड। सिर्फ स्टे मिलेगा, मतलब उसको वक्ती तौर पे डिस्चार्ज किया जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि उसको बिल्कुल जो है एक्विट कर दिया जाएगा या उसको बिल्कुल जो है फ्री कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
उसको सिर्फ स्टे किया जाएगा और जो प्रोसीडिंग्स हैं। सेक्शन 265M, टाइम ऑफ होल्डिंग सिटिंग्स। फॉर exercising its original criminal jurisdiction, the High Court will hold sittings on such days and at such intervals as appointed by the Chief Justice of the High Court। मतलब जिस तरह से हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो हाई कोर्ट की जो सिटिंग्स वगैरह हैं, जो उनके टाइम इंटरवल जो है, मतलब वो कब किस टाइम पे कहाँ पे ऑफिस ओपन कर सकते हैं, किस टाइम पे वो जो है कितना टाइम होना चाहिए, तो वो सारा वही डिसाइड करता है। उस हवाले से वो जो है कहीं पे भी फिर अपना ऑफिस खोल सकते हैं, कहीं पे भी वो जो केसेस हैं वो सुन सकते हैं। Section 265M, place of holding sittings। The High Court shall hold its sitting at the place where it held sittings immediately before the commencement of the Law Reforms Ordinance 1972 or at such other places as directed by the provincial government। इसमें ये कहा जा रहा है कि लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972 से पहले जहाँ पे भी वो हाई कोर्ट वगैरह काम करती थी, जहाँ पे उनके ऑफिस से, जहाँ पे उनकी सिटिंग थी, तो वहीं पे वो काम करेंगे। या इसके अलावा अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको डायरेक्ट करती है कि आपने कहाँ पे वर्किंग करनी है, तो वो उनको डायरेक्ट कर सकती है, उनको गाइड कर सकती है। With consent of the provincial government, the High Court may hold sitting at other places within its appellate jurisdiction as appointed by the High Court। तो हाई कोर्ट की जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन है उसके अकॉर्डिंग कहीं पे भी वो अपनी मतलब अपनी सिटिंग, मतलब कहीं पे भी सिटिंग से मुराद है अपना ऑफिस खोलना, कहीं पे वो केसेस सुन सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये अपनी अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट जहाँ पे भी उनको अपॉइंट करेगी वो ये काम कर सकते हैं। एन ऑफिसर डायरेक्टेड बाय द चीफ जस्टिस shall give prior notice in the official gazette of all sittings intended for exercising the criminal jurisdiction of the high court। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाई की जाएंगी कि उनकी सिटिंग कहाँ पे है, उनकी प्रोसीडिंग्स, उनके टाइम ऑफ इंटरवल, मतलब जो भी उनकी वर्किंग का टाइम होगा वो सारा ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाई किया जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये ट्रायल वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। हमारा लास्ट टॉपिक होगा अपील का। ये सेक्शन 404 से लेके 431 तक होगा। अल्लाह हाफिज़।